मॉर्निंग क्लास। पिछली वीडियो में आपने विशेषण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको विशेषण के निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक संख्यावाचक विशेषण के बारे में मैंने आपको बता दिया था। गुणवाचक हो गए और संख्यावाचक हो गए थे। अब बात करते हैं आपके इससे आगे परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनाम या संकेतवाचक और व्यक्तिबोधक विशेषणों के बारे में। हम कर रहे थे विशेषताओं के आधार पर विशेषण भेद, इसमें गुणवाचक और संख्यावाचक के बारे में आप अध्ययन कर चुके थे। तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण। इससे पहले के जो भेद में आपने पढ़ा था कि गणना संबंधी संख्या आती है, उनका बोध कराने वाले विशेषण शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा होगी, जो विशेषण शब्द या जो विशेषण शब्द किसी विशेष की नाप, माप अथवा तौल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। विशेषता को प्रकट करते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर दूध दो लीटर दूध बहुत ज्यादा गर्मी है और ठंडी आ रही है। दो लीटर दूध है 5 मीटर कपड़ा 4 किलो आलू 4 किलोग्राम आलू थोड़ी चाय अधिक शक्कर आदि। इसमें आप देखोगे 2 लीटर दूध की निश्चित मात्रा को व्यक्त कर रहा है, कपड़े की 5 मीटर निश्चित हो गया, आलू 4 किलोग्राम निश्चित हो गया, चाय मात्रा को प्रकट कर रहा है, शक्कर मात्रा को प्रकट कर रहा है अधिक शब्द। तो इस प्रकार वे विशेषण शब्द जो मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इनको नोट कर लीजिए। इसमें आप देखोगे
कि कुछ विशेषण शब्द तो निश्चित मात्रा को प्रकट कर रहे हैं और कुछ विशेषण शब्द अनिश्चित मात्रा को प्रकट कर रहे हैं। अधिक थोड़ी ये अनिश्चित मात्राएं हो गई। इन्हीं के आधार पर यह विशेषण शब्द दो प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। डालिए फर्स्ट है इसका निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ध्यान रखना फॉर्म भरना है। देखिए जो विशेषण वे विशेषण शब्द जो किसी विशेष की निश्चित माप तोड़ नाप संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे तो निश्चित जो मापतोल संबंधित निश्चित विशेषता या निश्चित मापतोल है उसको प्रकट करने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 लीटर पानी, टू किग्रा केले, दस गज जमीन, आदि। तो इसमें आप देखोगे मापतोल संबंधी निश्चित जमीन की जो निश्चित मात्रा हो गई 10 गज, केले 2 किग्रा, पानी 5 लीटर। इसका जो दूसरा पार्ट है वो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है निश्चित अनिश्चित। तो देखिए वे विशेषण शब्द
जो किसी विशेष की अनिश्चित माप तोल नाप संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। नोट कर लीजिए इसे। जैसे थोड़ा पानी, तो पानी की मात्रा थोड़ा व्यक्त कर रहा है, लेकिन ये कैसा है? अनिश्चित है। कम चाय, अधिक वर्षा, सही फल। अब देखो सभी शब्द ने फल की मात्रा को व्यक्त किया है। कुछ मुट्ठी चावल आदि। इस तरह से वे शब्द जो निश्चित मापदंड को व्यक्त नहीं करते हैं उन्हें हम अनिश्चयवाचक, अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नोट कर लीजिए आप। तो ऐसे ही निश्चित संख्या का बोध कराए निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्या का बोध कराए अनिश्चित संख्यावाचक, वैसे ही निश्चित मापदंड संबंधी विशेषता को प्रकट करे निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित मापदंड संबंधी विशेषता को प्रकट नहीं करे, अनिश्चित मापदंड संबंधी विशेषता को प्रकट करे तो उसे हम कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषता। अब आप लिखिए विशेषण का चौथा रूप है संकेतवाचक, जिसका दूसरा नाम हो गया सार्वनामिक विशेषण। देखो संकेतवाचक तो इसलिए कहते हैं क्योंकि ये संकेत करते हैं, संकेत संबंधी विशेषता को व्यक्त करते हैं। जैसे वह छात्र, छात्र को संकेत कर रहा है वह शब्द, वह लड़का, वे लड़कियां, वे पुस्तकें, ये पुस्तकें। तो इस प्रकार विशेषता जो संकेत संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं, इसलिए इन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं।
चूंकि ये विशेषण शब्द सर्वनाम शब्दों से बने इसलिए इन्हें हम सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो परिभाषा होगी इसकी, सर्वनाम शब्दों से बने वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या संज्ञा की विशेषता को संकेत संबंधी विशेषता को, संज्ञा की संकेत संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं एवं वाक्य में उसे संज्ञा से पहले आते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह, वे, यह, ये आदि। देखिए मैंने क्या लिखा है कि सर्वनाम शब्दों से बने हैं इसलिए सार्वनामिक है, जो संज्ञा की संकेत संबंधी विशेषता को प्रकट करते हैं और वाक्य में उस संज्ञा से पहले आते हैं। जैसे वे छात्र खेल रहे हैं। अब देखिए यहाँ वे सर्वनाम शब्द है, छात्र संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है और छात्र से तुरंत पहले आया है, संज्ञा से पहले आया है, इसलिए यह हुआ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। वह पुस्तक राम की है। देखो यहाँ वह पुस्तक के लिए आया है, वह पुस्तक से तुरंत पहले वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यह हुआ संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। यदि हम इस वाक्य को इस प्रकार लिख देते हैं कि वह राम की पुस्तक, तो यहाँ यह वह पुस्तक के लिए आया है किंतु संज्ञा से तुरंत पहले नहीं है, बीच में अन्य शब्द आ गए हैं, इसलिए यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। वह खेल रहा है। यहां देखिए वह सर्वनाम शब्द है क्योंकि जिस संज्ञा के लिए यह प्रयुक्त हुआ है उस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, ना कि उस संज्ञा से पहले। तो वाक्य इस प्रकार आप देखोगे कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के तुरंत पहले प्रयुक्त होते हैं, जिस संज्ञा के लिए वो आए हुए हैं, तो वो वहां पर विशेषण के रूप में होते हैं। और यदि उस संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं अथवा उस संज्ञा से दूर प्रयुक्त हुए हैं वाक्य में, तो वहां वो सर्वनाम के रूप में ही रहते हैं। नोट कर लीजिए।
अब विशेषताओं के आधार पर जो आपका अंतिम भेद बचा हुआ है वह है व्यक्तिबोधक विशेषण। देखिए वे विशेषण शब्द परिभाषा लिखिए। जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों से बने हैं एवं विशेष की विशेषता को प्रकट करते हैं। व्यक्तिबोधक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बनारसी साड़ी, देखो साड़ी का एक प्रकार आता है, उसका एक अलग ही विशेषता होती है। वो बनारस में बनती है। बनारस शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, शहर का नाम हो गया, उससे उसके गुण की पहचान विशेषता को प्रकट कर रहा है। बनारसी, बनारस से बना है बनारसी, जो भी साड़ी के विशेष प्रकार को व्यक्त करता है, उसके विशेष गुण को व्यक्त करता है, इसलिए यह हुआ व्यक्तिबोधक विशेषण। जैसे जयपुरी रजाई, अब जयपुरी शब्द बोलते हैं हमें रजाई की विशेषता का पता चलता है कि ऐसी रजाई जिसमें वजन बहुत कम है, रुई की मात्रा बहुत कम होती है, मुलायम होती है, विशेष प्रकार की रजाई होती है। तो ये जयपुरी शब्द रजाई के गुण को व्यक्त कर रहा है। चूंकि जयपुरी शब्द जयपुर शब्द से बना है, जयपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है क्योंकि एक शहर का नाम है, इसलिए यह हुआ व्यक्तिबोधक विशेषण। बीकानेर भुजिया, ये भुजिया की विशेषता को प्रकट कर रहा है। जोधपुरी जूती आदि, इस प्रकार के विशेषण शब्द जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बने हैं और विशेषण की विशेषता को प्रकट करते हैं, उन्हें हम व्यक्तिबोधक विशेषण कहते हैं। आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती है। कल ये विशेषताओं के आधार पर विशेषण भेद पूरे हो चुके हैं। अब आपके बचे हुए हैं अवस्थाओं के आधार पर और बनावट या रचना के आधार पर। इन्हें हम अगली वीडियो में आपके लिए कराएंगे। थैंक यू।